हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से एक टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर बहुत से प्रश्न बनने की पूरी संभावना हमेशा रहती है। तो साथियों, ये जो टॉपिक है यह रीट लेवल 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लेवल 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, इस पूरे टॉपिक को हमारे साथ ज़रूर पढ़िएगा। इस टॉपिक के अंदर जो RBSC की बुक है उसमें से टोटल 3 पार्ट बनते हैं, तो अपन तीनों पार्ट जो है पूरे करेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम अध्याय 1 पूरा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, जिससे कि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए साथियों, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के हमारे इस अध्याय का नाम है हमारा ब्रह्मांड, और ये जो फर्स्ट लेवल में जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, जिसमें ये सारी चीज़ें आएगी। तो आज हम हमारा ब्रह्मांड का जो पार्ट है इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है। हम आकाश को देखते हैं, अपन कहते हैं आकाश है, ये आकाश है, नीला दिखाई देता है, वो एक अनंत अंतरिक्ष है। किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। दिन में तो हमें नीला कलर का आकाश दिखाई देता है, जबकि रात में टिमटिमाते हुए तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या है, इसमें इससे कितने दूर है, हमसे कितने दूर है, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों है। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा हुआ है। बहुत से सवाल, हमें भी बचपन में बहुत से सवाल तारों को देखकर आते थे, लेकिन आज हम इन सारे सवालों का जवाब इस अध्याय में जरूर जानेंगे। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तारा मंडल किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल कहते हैं। भारत में जो ये 7 तारों का समूह दिखाई देता है, ये वाला, इसको सप्तर्षि मंडल कहते हैं अपन। ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको सप्तर्षि मंडल कहते हैं के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि है जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को अलौकित करते हैं। प्राचीन काल में क्या माना जाता था, ये 7 जो है ये ऋषि है और ये अपने ज्ञान से जो है पृथ्वी को अलौकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। ये जो 4 तारे दिख रहे हैं इनको चारपाई कहते हैं भारत के बहुत से इलाकों में। फ्रांस में इसे सॉसपेन, हत्ते वाली डेगची, यानी कि स्क्वेस पेन, याद रखिएगा। फ्रांस में इसे सॉसपेन या फिर हत्ते वाली डेगची, सॉसपेन, ठीक है, ऐसी हत्ते वाली डेगची कहा जाता है, जिसके इधर हत्ता ऐसा कुछ। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, प्लग, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा किस जगह पर इसको क्या कहते हैं। जो इसे यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग माना जाता है इसे। ये ग्रेट बियर देखो, ये बालू जैसा बना रखा है यहाँ पर, इसको ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, देख लो आप इसको।
प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इस चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इसको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियाँ की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। आगे देखते हैं क्या है। पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी उस तारा समूह को उसी पशु पक्षी का नाम दे दिया जाता था। यानी कि पहले लोगों को जो भी जिस पशु पक्षी के समान आकृति दिखाई देती थी उसको उस पशु पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह सप्तर्षि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय ये लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यतानुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। यानी कि तारों का प्रयोग पहले दिशा का ज्ञान करने के लिए भी करते थे, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र ऐसा कुछ होते नहीं थे तो किया जाता। ध्रुव तारा जो है वो उससे उत्तर दिशा का निर्धारण होता है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न बनता भी है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा का निर्धारण करता है, तो उत्तर दिशा का। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तर्षि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक ध्रुव तारे की कहानी बता रखी है, यहाँ पर देख लेते हैं अपन क्या है फटाक से। ध्रुव तारे की कहानी। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। अब देखो पोल स्टार, इसका अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, पोल स्टार, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं इसको, ध्रुव तारा। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है अटल या स्थिर। ध्रुव का मतलब है अटल या स्थिर। ध्रुव उत्तानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ से आकर जन्म लो। ये एक कहानी है ध्रुव तारे के बारे में, जिसमें से हमारी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन पाठ पढ़ रहे तो अपन भी इसको देख लेते हैं। क्योंकि तुम मेरी संतान, तुम्हें राजा की गोद से उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति व नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तर्षि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। तो साथियों, एक कहानी थी ध्रुव तारे के बारे में जो पुस्तक में दे रखी है, लेकिन अपने किसी भी काम की फिलहाल तो नहीं लग रही है, फिर पता नहीं, वैसे अपने पढ़ ली है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, या खगोलीय पिंड क्या खगोलीय पिंड नहीं कहलाते हैं। इसमें से ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन छोड़ देंगे, कोई दूसरा दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के मिश्रण से बने हैं। ये तारे किससे बने हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम के मिश्रण से प्रश्न बन सकता है। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। सूर्य क्या है, एक तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हैं।
हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में ये विशाल है। हमें तो आसमान में तारे क्या दिखाई देते हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं। इतने दूर से देखते हैं अपन, इसलिए अपन को ये क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तो और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है, और स्थिति भी क्या है इनकी, बहुत दूर दूर है। हमें यहाँ से पास दिखाई देते हैं, लेकिन वो जब एक्चुअल में देखा जाता है तो उनको वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम। इसका कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार है और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। अब देखो, कुछ तो स्वयं भी चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ जो है दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती। आइए एक प्रयोग करके समझते हैं। तो सारे जो है ग्रह उपग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। अब आइए एक प्रयोग करके इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या प्रयोग दे रखा है, तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डील कर रहे हैं। प्रयोग तो बच्चों के लिए। चलो दोस्तों, आओ करके देखते हैं। एक रंगीन कागज़ लेकर उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेट कर एक रबड़ लगाकर बांध देंगे। तत्पश्चात एक कमरे में जाकर दरवाजे, खिड़कियां और ट्यूबलाइट बंद कर देंगे। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएंगे और आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की ट्यूबलाइट को जला दें, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। तो साथियों, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, पूरा इस प्रयोग में आपको सिद्ध हो गया होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो इन तारों के प्रकाश से कई ज़्यादा होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश के कारण ये तारे दिखाई नहीं देते हैं दिन में, ठीक है। रात में सूर्य अस्त हो जाता है, तब ये तारे अपन को दिखाई देने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन पढ़ेंगे हमारे ब्रह्मांड के बारे में। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष, स्पेस कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह है। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है। प्रश्न यहाँ बन सकता है, आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो ये सब जो है धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा है। यानी कि विभिन्न तारों के समूह जो है आकाश गंगा कहलाएगा, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। अब देखो, इसको कैसा नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। चलिए, इन आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। प्रश्न बन सकता है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न आपको नोट करके रखना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखो, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों के छोटे छोटे समूह को। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश गंगाओं के समूह को। आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो वो अपन ने ऊपर देख लिया था, छोटे छोटे तारों के समूह को। ऐसे विशाल तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, और उन आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, और छोटे छोटे तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से आकाश गंगा गैलेक्सी का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के मंडल तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल, ऐसे तारकीय मंडल भी स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका, दूरी का मापक है, डिस्टेंस का मापक है। तो आपके प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दूरी का है, गति का है, ऐसा कुछ भी 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखो,
एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार एक प्रकाश वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इंपॉर्टेंट है ये पूरा पार्ट, आप इसको नोट्स बना कर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अपन को ये लगता है कि ये चीज़ इजी है, अपन को आती है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित है, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, ये देख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा मिल्क वे में स्थित है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप यहाँ से, ये सब मिल्क वे में स्थित है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी परिकल्पना आकाश में एक नदी के से की गई थी, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है, यानी कि आकाशगंगाओं का निर्माण तारा के समूह से हुआ है, और ऐरावत पथ कहा जाता है इन पूरे लाइन को, ठीक है। ये देख लीजिए बिग बैंग की घटना। चलिए आगे देखते हैं इस पार्ट में और क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ये देख लिया, आकाशगंगा देख लीजिए आप, ये है एक आकाशगंगा है ये, यानी कि छोटे छोटे तारों का एक विशाल समूह आकाशगंगा, ठीक है। यह है आकाशगंगा। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। प्रश्न बनता है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर? 15 करोड़ किलोमीटर। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब से अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। पुच्छल तारा या धूमकेतु ये जो है हमें हमेशा नहीं दिखाई देता है, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा तारा जो हमेशा नहीं दिखाई देता है? तो पुच्छल तारा। इसका नाम है पुच्छल या धूमकेतु। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह रचना बना लेते हैं। इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ व पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं तो कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? हेली, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। ये चीज़ें, ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप याद कर लीजिएगा कि सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? हेली है। कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76। लास्ट कब दिखाई दिया था? 1986 में। वापस पुनः कब दिखाई देगा? 1962 में। ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर चित्र भी दे रखा है धूमकेतु का। ये है इसका, ये जो है ये धूमकेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए पाठ समाप्त हो गया। इसकी कुछ दे रखी है यहाँ पर, शब्दावली दे रखी है, वो भी अपन देख लेते हैं।
पौराणिक का मतलब है प्राचीन या पुराना, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ब्रह्मांड यानी कि असंख्य आकाश गंगाओं का समूह है, सप्तर्षि मंडल यानी 7 तारों का समूह है, खगोलीय पिंड यानी कि आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह आदि कहलाते हैं, और उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है, और नक्षत्र मंडल तारों का समूह। ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी। तो साथियों, आज का हमारा जो अध्याय था वो हमारा ब्रह्मांड यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारे इस यूनिट में 2 अध्याय और बचे हैं, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट ज़रूर आप कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।